हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सो हमने इसका टॉपिक 1 कवर कर लिया था, थोड़ा सा पार्ट बचा था 1.4। ओके, तो मैंने तब तक बता दिया था तुम्हें कि कार्ल मार्क्स क्या थे एंड अभी दोबारा बता रही हूँ। उन्होंने क्या किया था, उनका आइडिया ये था कि वो सेटिस्फाई नहीं थे किससे, प्राइवेट ओनर्स से, ठीक है, फैक्ट्री ओनर्स से। बिकॉज सारा प्रॉफिट उनको जाता था, जबकि कौन करता था प्रॉफिट के लिए मदद कौन करता था, किसकी वजह से होता था प्रॉफिट, वर्कर्स की वजह से। ओके, बट प्रॉफिट किसको जाता था, बॉस को। सो दैट्स वाई वो कार्ल मार्क्स नहीं थे सेटिस्फाई ओनर्स से। सो वो चाहते थे कि वर्कर्स की जो कंडीशन है एज वेल एज वैसी ही रहती है जैसे पहले थी, बट तो वो क्या सोचते थे कि जो वर्कर्स की कंडीशन है एज वेल एज जैसे पहले थी तो वैसे ही रहती है, ठीक है, उनमें कोई सुधार नहीं आता। तो 1.4 पढ़ेंगे स्पोर्ट फॉर सोशलिज्म, कि स्पोर्ट्स लोग कितना सपोर्ट कर रहे थे सोशलिज्म को, ठीक है। तो बाय द 1870s, socialist ideas spread through Europe to coordinate their efforts. Socialists formed an international body named the Second International. So, सोशलिज्म ने क्या बनाई, इंटरनेशनल बॉडी बनाई, ठीक है। इंटरनेशनल बॉडी होती है कि उसमें मतलब दूसरे देश के भी लोग पीपल होते हैं। ओके, सो सेकंड इंटरनेशनल, फर्स्ट इंटरनेशनल एज वेल एज, तो हम इसको सेकंड इंटरनेशनल बोलेंगे। ओके, सो उन्होंने 1870 तक पूरा मतलब स्प्रेड हो चुका था सोशलिज्म। So workers in England and Germany began from association to fight for better living and working conditions. They set up funds to help members in time of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote in Germany. Right to vote. In Germany, this association worked closely with the Social Democratic Party (SPD) and helped it win parliament seats. अब ना देखो, अब बोलते कि वर्कर्स क्या थे, वर्कर्स ने दंगे लगाना शुरू कर दिए थे कि हमें अच्छा लिविंग मतलब अच्छा घर बार चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छे होने चाहिए, जहाँ पे हम वर्क करते हैं वो अच्छी चीज़ होनी, वहाँ वहाँ का सेटअप अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड रिडक्शन कम हो जाने चाहिए आर्स, एंड राइट टू वोट हो जाना चाहिए हर किसी के लिए, एज वेल एज वुमेन्स के लिए यूनिवर्सल। सॉरी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हो जाना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो जर्मनी में एक एसोसिएशन ऐसे बन भी चुकी थी, कौन थी वो, SPD। अब लोग यहाँ पे गलती करते हैं, आपको ऐसा आता है इन वर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPD, वहाँ पे तुम सब लिख के आते हो सोशल पार्टी डेमोक्रेटिक, सो दैट इज रॉन्ग। तो इसका है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एज वेल एज SDP आना चाहिए था, बस यहाँ पे फुल फॉर्म उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या दिया, SPD, अंडरस्टैंड। सो SPD इज नोन एज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दिमाग में देख लेना, इस वजह से गलतियाँ होती हैं। एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट सीट्स। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन को क्या बोलते हैं, इंग्लैंड भी बोलते हैं। अब देखो, अब ब्रिटेन तो मतलब कम लोग जानते हैं, तो इंग्लैंड होता है सबसे ज़्यादा। तो जैसे आपको पूछ सकते हैं जर्मनी में कौन सी पार्टी बनी, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, क्वेश्चन ऐसे आते हैं इस पैराग्राफ से टोटली कि इन जर्मनी विच पार्टी वॉज फॉर्म, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड इन इंग्लैंड विच पार्टी वॉज फॉर्म। तो ब्रिटेन एंड इंग्लैंड में कन्फ्यूजन जो है, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं एंड बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। सो लेबर पार्टी इन ब्रिटेन और इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही है, नेम्स अलग है बस। ओके, एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, however till 1914 socialists never succeeded in forming a government in Europe। 1914 तक तो वो कोशिश कब से कर रहे थे, 1815 से कोशिश कर रहे थे कि गवर्नमेंट बन जाए,
ठीक है, बट 1914 तक क्या उन्हें गवर्नमेंट नहीं, उन्हें गवर्नमेंट हासिल ही नहीं हुई. रिप्रेजेंटिंग माई स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज एंड डिड शेप लेजिस्लेटिव, बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेशन लिबरल्स एंड रेडिकल्स. अब देखो जो गवर्नमेंट है, मतलब कि पार्लियामेंट वो कब से कोशिश कर रहे थे, बट जो वहाँ के किंग्स हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं होने दे रहे. ओके क्लियर. फर्स्ट टॉपिक में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है, मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ. फर्स्ट टॉपिक में रिबलर्स, रेडिकल्स, कंजर्वेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं. व्हाट इज रिबलर, व्हाट इज रेडिकल, डिफाइन कंजर्वेशन. अंडरस्टैंड. इसको पॉइंट्स में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड उसके बाद आपका आता है वर्ड चेंज in society. What change? Wait a moment. So आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. What change happened in 19th century in society? Okay. So इसका आंसर मैंने बता दिया था तब. एंड ये भी आ सकता है कि रिबलर्स एंड रेडिकल्स क्यों चाहते थे कि वो क्या बोलते हैं उसको, आर्स कम हो, लाइक दैट, जो मैंने बताया था. एंड ये आ सकता है कि सोशलिज्म कितने, मतलब क्या काम था सोशलिज्म का. ठीक है. कार्ल मार्क्स आ सकता है, रॉबर्ट ओवन आ सकता है, लुइस ब्लैंक आ सकता है, एंड फॉर्म्स पार्टी आ सकती हैं जो मैंने अभी बताई हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. ओके देन, रशियन रेवोल्यूशन. तो रशियन रेवोल्यूशन है. अब आता है बात, हम बात कर रहे थे फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट, हमारा क्या था फर्स्ट टॉपिक, द एज ऑफ सोशल चेंज. जब सोशल चेंज हुआ, अब रशियन एम्पायर पे आएंगे. ओके, रशियन रेवोल्यूशन. Then in one of the least industrialized of Europe states, the situation was resolved. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. The fall of monarchy in 1917 and the event Russian called. मोनार्की का फॉल कब हुआ था? फरवरी में हुआ था 1917 में. एंड इसको क्या बोल दिया गया था हमने? अक्टूबर रेवोल्यूशन. अक्टूबर में हुआ था तो हमने अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एज वेल एज रशियन रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं. हाउ डिड this came about? What the social, okay, ये कुछ नहीं है. सो आते हैं द रशियन एम्पायर 1914 की बात कर रहे हैं, जबकि मोनार्की कब फॉलो हुई? 1917 में. सो डिफरेंस देख लो कितनी ईयर्स का. ओके देन, इन 1914 Tsar Nicholas II ruled Russian and its empire. Russian empire. 1914 में आपके राजा कौन थे रशिया के? जार. इसको टी साइलेंट है इसका, जार निकोलस सेकंड. ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है. एंड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, द रशियन एम्पायर. उसकी कैपिटल कौन सी थी? मॉस्को थी. मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया. अंडरस्टैंड. द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे. करंट डे कौन सी है? फिनलैंड, लताइवा, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस. ठीक है. It stretched to the Pacific and compressed today's Central Asian states as well as. तो क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स कौन सी है? ठीक है. अजेर थोड़ा सा रशियन नेम था. सो ओके, सेंट्रल एशियन ये है. तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रशिया की ना, मतलब कौन कौन से पार्ट्स थे रशिया के, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो करंट डे में ये थे, सेंट्रल एशियन ये थे. ठीक है. सेंट्रल एशियन कौन से थे? सॉरी, करंट डे कौन से थे? फिनलैंड, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस एंड एक्सेट्रा भी तुम लिख सकते हो. ओके. तो सेंट्रल एशियन कौन से थे? Azerbaijan and Georgia and Armenia. Okay. And now the majority, जैसे हर एक देश में मेजोरिटी होती है. जैसे इंडिया में मेजोरिटी कौन सी है? अब मैंने बोला था कि लिंक करो इंडिया और रशिया को कि तुम्हें वैसे इजी हो जाएगा. तो इंडिया में कौन सी है? हिंदू है. हिंदू है. ओके.
And then in Russia, the majority religions was Russian Orthodox Christian. जैसे मैंने पीछे बताया था कि रशिया का ये है वो ये, ओके. एंड नाउ विच हैड ग्रोन आउट द ग्रीक. एंड बाकी क्या क्या है वहाँ पे, मुस्लिम से बुद्धिस्ट थे, जैसे हमारे भी मुस्लिम बुद्धिस्ट है. एंड सब तो आप लिख सकते हो एज वेल एज. ओके, नाउ मैप देख लेना. क्या रशियन एम्पायर ये था. बाकी हमने सीज कौन सी पढ़ी थी, पास सीज एशियन स्टेट्स, बुल्गारिया, रोमानिया, ये थे. ओके देन ओके नाउ इकोनॉमिक एंड सोसाइटी. इकोनॉमी एंड सोसाइटी मतलब इकोनॉमी एंड सोसाइटी मीनिंग करते हैं. इकोनॉमी एंड सोसाइटी मीनिंग इज कि रशिया में क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, ठीक है, एंड सोसाइटी की क्या कंडीशन थी. सो जैसा मैंने बताया अभी तक दंगे हो रहे थे कि हमें पार्लियामेंट चाहिए, हमारे वेजेस, वर्कर्स दंगे कर रहे थे, हमारे जो वेजेस है वो कम हो जाने चाहिए. ऑफ कोर्स कौन इतने घंटे काम करेगा. एंड रिबल्स एंड रेडिकल्स भी यही चाहते थे. ओके, एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी आने लगी, ठीक है, तो उसकी बिगनिंग में क्या हुआ, मेजोरिटी ऑफ रशियन पीपल वर एग्रीकल्चर. मेजोरिटी, अब मेजोरिटी ये रिलीजन का मेजोरिटी नहीं है, मतलब काम क्या करते थे, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ सकता है. About 85% of the Russian Empire population Iran, they are living agriculture. This was higher than in most European countries. The instance in France and Germany, the proportion was about 40% and 50%. In the empire, cultivators produced for the market as well as the own needs, and Russia was a major export of grains. ओके, तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है जो रशिया में है ना, जो रशिया है वो क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है. जैसे फ्रांस में 40% लोग मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हाथ देते हैं, एंड जर्मनी में 50%. बट फ्रांस में कितने थे, बट रशिया में कितने थे, 85%. एंड रशिया क्या था, एक्सपोर्ट भी करता था, ग्रेन्स को भेजता भी था दूसरी कंट्रीज में. ओके, नाउ इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. मतलब कि वहाँ पे दो सिटीज थी जहाँ पे इंडस्ट्री पाई जाती थी, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. ये दो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना. ओके, नाउ क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एक्सिस्टेड अलोंगसाइड craft workshop. Many factories were set up in 1890s when Russia railway network was extended and foreign investment on industry increased. Coal production doubled and iron and steel output चार दुगनी हो गई थी. By the 19 in some areas factories works and craftsmen were equal number. नाउ इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है जो रशिया में दो कंट्रीज नहीं एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, सिटीज़ थी, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, जहाँ पे इंडस्ट्री पाई जाती थी. ओके, एंड वहाँ पे ना अगर वहाँ एक्सपोर्ट कर रहा था रशिया, उसके पास पैसा आ रहा था, दूसरी कंट्रीज़ को ग्रेन भेज रहा था, तो तब क्या हुआ, रशियन का रेलवे नेटवर्क भी एक्सटेंड हो गया, एंड कोल प्रोडक्शन डबल होगी, एंड आयरन चार दुगनी होगी, एंड क्राफ्ट्समैन एंड फैक्ट्री वर्कर्स इक्वल हो गए. क्राफ्ट्समैन होते हैं जैसे लकड़ी का काम करने वाले, दूसरे मतलब कि जो वर्कर्स तो होते हैं कंपनी में काम करते हैं, दूसरे कोई भी काम आ गया उसमें. ओके, कोई भी, नॉट अ सिंगल थिंग. ओके, मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड दूसरी कंट्रीज क्या करने लगी, ऊपर वाले टॉपिक में मैंने बताया नहीं, दूसरी कंट्रीज क्या करने लगी वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने लगी. ओके, मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. गवर्नमेंट supervised large factories to ensure minimum wages and limited hour of work, but factory inspector could not prevent rules
began broken in crafts units and small workshop. The working day was sometime 15 hours compared with the 10th or 12, 15 practice. Accommodation varied from rooms to dormitories. Okay, now इस पैराग्राफ में बेटा आपको ये बताया गया है लाइक बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी थी रशिया. ज़्यादातर इंडस्ट्री क्या थी रशिया में, प्राइवेट थी, बिकॉज ऑफ दूसरे देश से लोग आए थे, इंडस्ट्री सेटअप किए थे. ओके नाउ यहाँ पे बोलते गवर्नमेंट ने एक रूल भी किया था, रूल भी मतलब बनाया था कि मिनिमम वेजेस होने चाहिए एंड मिनिमम ही आपके आवर्स होने चाहिए. ओके बट जो कंपनी के ओनर्स थे उन्होंने ये ब्रेक रूल कर दिया एंड जो क्राफ्ट्समैन थे एंड जो स्मॉल वर्कशॉप थी ना वहाँ पे 15-15 आवर तक आपको काम करवाया जाता था. 24 में से 15 अगर आप काम करोगे तो बाकी सोओगे कब, अपना दूसरा काम कब करोगे, सो है ना. एंड 10 और 20 आवर्स 10 और 12 आवर्स प्रैक्टिस के थे. अंडरस्टैंड. क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट के रूल को मान नहीं रहे थे, ब्रेक किया इन्होंने. यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जब वर्कर्स क्या करेंगे, दंगे लगाएंगे. ओके वर्कर्स वर अ डिवाइड सोशल ग्रुप. सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस from which they came. Others had settled in cities permanently. Workers were divided by skills. A metalwork of St. Petersburg recalled metal workers considered sorry for disturbance. Okay, now हम start करते हैं. Yeah. हाँ, metal workers considered themselves aristocrats among other workers. Their occupation demanded more training and skills. Women made 31% of the factory's labor force. By 1914, they paid less than men, between half and three quarters of main wages. Division among workers showed themselves in dress and manner too. Some workers formed association to help member in time of unemployment or financial hardship, but such association were few. Now, अब बात आता है वर्कर्स क्या हो गए, दो ग्रुप में डिवाइड हो गए. जो पढ़े लिखे थे, ठीक है, स्किल्ड पीपल थे, वो क्या कह रहे हैं, मेटल वर्कर्स कहलाए. एंड जो बाकी थे क्राफ्ट्समैन थे वो एरिस्टोक्रेट्स कहलाए. ओके एंड वुमेन ने 31%, जैसे 100 में से 31% वुमेन ने काम करवाया था. ठीक है, कहाँ पे काम करवाया था, वो फैक्ट्रीज में काम करवाया था. अंडरस्टैंड. एंड सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन. ओके एंड उनके ड्रेसेस में भी चेंज आने को दिखा हमें एंड बाकी अदर्स में भी. ओके ओके नाउ despite the reason work did unit to stop work when they disagree with the employers about dismiss or work condition. This took place because मतलब आप दंगे कर दिए गए कि काम नहीं करेंगे, हम दंगे कर दीजिए कि काम नहीं करेंगे वर्कर्स के लिए. एंड ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कब हुआ, 1896 to 1897 एंड मेटल में कब हुआ, 1902. तो ये क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है. द स्ट्राइक टुक प्लेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. मैं अभी बता रही हूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं. मेटल इंडस्ट्री को ये लिख देते हैं, टेक्सटाइल को वो लिख देते हैं. टेक्सटाइल 1896 to 1897. I'm right? Yeah. Metal 1902. Understand? Now in the countryside, peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown, and the Orthodox Church owned large properties. Like workers, peasants were two were divided. They are also deeply religious, but except in a few cases, they had no respect for the nobility. Nobles got the power and position through their service to the Tsar, not through local popularity. This was unlike France, where during the French Revolution in Britain, peasants
respect nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, this occurred on large scale in South Russia, and in 1905, such incidents took all place all over Russia. So now इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया, बोलते हैं कि अब जो कंट्री में थे ना कि जो वर्कर्स एंड पीसेंट डिवाइड हो गए थे दो दो आर्ट्स में, और जो हमारे पीसेंट्स थे ना, पीसेंट्स वो चाहते थे हमें किसका लैंड मिले, नोबल्स का, नोबल्स। अब नोबल्स तो भाई हट्टे कट्टे थे, मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब है, मतलब आई डोंट नो अबाउट हिज और हर हेल्थ आई एम टॉकिंग अबाउट मनी। वो तो अमीर अमूर थे, ओके। सो बट नाउ क्या, अब जो पीसेंट्स थे वो चाहते थे हमें नोबल्स की लैंड मिले, क्योंकि नोबल्स के पास बहुत सारा पैसा था। कैसे किया उन्होंने पैसा, उन्होंने जार की मतलब सेवा करके पैसा कमाया, एंड उनके पास ज़मीन भी थी, तो वो ये चाहते थे, एंड इसकी वजह से बहुत सारे दंगे होने लगे। 1902 में लार्ज स्केल में थी, साउथ रशिया में थी, बट 1904-5 में ये परेशानी पूरे रशिया में फैल गई। रशियन पीसेंट, आप देखो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया है। इन रशिया पीसेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स। रशिया में क्या चाहते थे, पीसेंट चाहते थे नोबल्स का लैंड। एंड इन फ्रांस, अनलाइक फ्रांस, मतलब फ्रांस तो रशिया से, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में कहते हैं जो वो रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स की। अब कंपेयर करना है हमें, वी हैव टू कंपेयर। यहाँ पे कंपेयर करते हैं फ्रांस, रशिया। नाउ जो फ्रांस में था, फ्रांस में नोबल्स की रिस्पेक्ट की जाती थी। यहाँ पे नोबल्स का ही लैंड छीनने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पेक्ट तो उनकी की भी नहीं जाती थी। अब ऑन सेंस यही कहना चाहते हैं। रशिया पीसेंट वर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स यूरोपियन पीसेंट। रशियन के जो पीसेंट्स हैं ना वो अलग थे यूरोपियन, मतलब जैसे रशिया नहीं सॉरी, जैसे फ्रांस के ऊपर हमने बात कर ही लिया। In another way, the poor will then land together productively and मीर क्या होता है, अब मैं ना आपको एक बताती हूँ, ऐसे आ जाता है कि व्हाट इज मीर। तो मीर इज अ ट्रस्टेड वेट अ मिनट, इज अ ट्रस्टेड, मतलब रशियन पीपल मीर पे क्या करते थे, भरोसा करते थे। पीसेंट्स वो अपना सारा लैंड दे देते थे मीर को, एंड मीर क्या करता था, सारों में ना डिवाइड कर देता था लैंड को अकॉर्डिंग टू उनकी फैमिली, कितनी फैमिली है। अंडरस्टैंड। नाउ टाइम तो हो चुका है। सो बाकी जो रशियन रेवोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए बाय, एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।